Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ हमने ब्रीफ हिस्ट्री देखा बेटा अबाउट एटॉमिक मॉडल। आज उसी की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है और इसके बाद फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमने डिस्कस करनी है। इसके बाद अगला जो हमारा इसी चैप्टर के अंदर जो पोर्शन होगा वो सब एटॉमिक पार्टिकल होगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर बेटा। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बोहर्स ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था और उसके पोस्टुलेट्स मैंने आपसे वैसे डिस्कस तो किया था, लेकिन वो सारे के सारे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, सिंपल इनको ब्रीफली आपने देखना है और इसमें और कुछ नहीं है। तो एक चीज तो हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी तो आज हमने फाइंड करनी है। पहले हमने रेडियस निकाली थी, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। इसकी भी एक लंबी डेरिवेशन है और जो कि सिलेबस में एक्सक्लूड है, शामिल नहीं है हमारे सिलेबस में। जस्ट आपने फाइनल फॉर्मूला याद रखनी है। इसका मतलब ये है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और मैं सपोज करता हूं कि ये पहला शेल है, ठीक है, ये ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल ये दो ऑर्बिट्स है और हम एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। मतलब वैसे पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑब्वियस है, लेकिन मैं समझाने के लिए सपोज कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो जाहिर बात है बेटा, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल के अंदर रिवॉल्व करेगा तो इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ठीक है, इस ऑर्बिट की। इसी तरह से यहाँ पे इस ऑर्बिट की भी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जब सेकंड में होंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, और थर्ड में होंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी। और याद रखिएगा कि हर ऑर्बिट की क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, मतलब फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या था, En is equals to minus 1335 divided by n square multiply by z square। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट की हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे भी n क्या चीज है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। n क्या चीज है, इट इज द नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी n की। और बाकी z मैंने आपको कल भी बताया था, n भी बताया था। ये जो z है, दिस z इज बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक है। ये क्या चीज है बेटा, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। और याद रखिएगा इसका जो यूनिट होगा ना, इसका यूनिट होगा वो होगा किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल में इसकी वैल्यू होगी। तो एनर्जी की यूनिट यहाँ पे किलो जूल पर मोल है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था जो बोहर ने पेश किया था और किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। एक मैं प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करता हूं, माइट भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाए। प्रॉब्लम है, मैं सपोज कर रहा हूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए हम सपोज करते हैं, ठीक है,
इफ अगर n इज इक्वल टू 2 हो, अगर n की वैल्यू क्या हो, 2 हो, इनमें से 2 हो, देन कैलकुलेट करना है कि व्हाट वुड बी द r2 रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, एंड आपने फाइंड करनी है E2 एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। तो ये दो हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। सोल्यूशन है बेटा इसका, इसमें याद रखिएगा सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस फाइंड करते हैं। अब रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो तो एस वी नाउ दैट R2, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, R2 फॉर सेकेंड ऑर्बिट, दिस वुड बी इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, ठीक है। तो z तो वैसे भी 1 है, हाइड्रोजन की केस है, ठीक है। ये किसके लिए है बेटा, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके लिए हमने फाइंड करनी है, तो z क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं है। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.529 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड दिस वुड बी 0.529 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बेटा 2.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो उसका दूरी जो है न्यूक्लियस से कितना होगा, 2.0109 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस पे ये मौजूद होगा, ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं कि दिस इज द हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए कहें, तो अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, फर्स्ट शेल में है, तो इसकी अलग वैल्यू होगी, जब सेकेंड शेल की होगी, क्योंकि हमने सेकेंड शेल की निकाली है, तो सेकेंड शेल की यहां से लेकर यहां तक जो R2 होगा, ठीक है, दिस इज R2, ये R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू होगी 2.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद अगला हमें पूछा हुआ है कि व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन व्हेन द n इज इक्वल टू 2। तो अब हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, आप फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। एस वी नाउ दैट E2 मींस एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, E2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था अभी मैंने आपको बता दिया, E2 इज इक्वल टू -13.35 whole divided by n square multiply by z square। अब यहां पे भी z किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे z इज इक्वल टू 1। अगर और प्रिसाइसली लिखना चाहते हैं तो 1.008, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूं। तो E2 क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा, E2 would be equals to -13.35 डिवाइडेड बाय, अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन, ठीक है, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 would be equals to -13.35 whole divided by 4, this come out to be -328.09। अब यूनिट क्या होगा इसका, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आ गया बेटा एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट।
तो इस तरह के प्रॉब्लम अगर पेपर में आ जाए, हो सकता है कि वो आपको n की कोई और वैल्यू दे दे आपको, ठीक है, n की वैल्यू 4 दे दे, 5 दे दे, ठीक है, इवन इंफिनिटी भी दे सकते हैं आपको n की वैल्यू। तो आप उसी हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज आपने क्लियर याद रखनी है, देखिए रेडियस इंक्रीज होता जाएगा जब n की वैल्यू, ठीक है, मतलब रेडियस, जाहिर बात है रेडियस की वैल्यू जो है n के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो n जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर बात है n, अगर हम बात करते हैं कि जो R1 है उसकी वैल्यू, ठीक है, और R2 की वैल्यू में फर्क होगा ना, क्योंकि R2 R1 के बाद आ रहा है, तो न्यूक्लियस से वो दूर है। इसी तरह से अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तब भी यही मामला होगा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा ना उसकी एनर्जी कम होगी, जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी में इंक्रीज आती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाती है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे होगा ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी होगी, और इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 0 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है। तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आपको ई और एन, मतलब ई और आर, सॉरी, रेडियस और एनर्जी दोनों फाइंड कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये बोहर की कंट्रीब्यूशन में पहला रेडियस की बात हमने की, दूसरा हमने एनर्जी की बात की, ठीक है। अब तीसरा जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। एक और टर्म भी आपकी बुक वालों ने लिखी हुई है। मैं आपकी बुक के अंदर मौजूद जो टर्म्स है ना, या जो एक एक दो दो लाइंस लिखी हुई है, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जरूरत नहीं थी, जो आपके सिलेबस के मुताबिक एक आध उन्होंने जो है टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई है, एक आध लाइन लिखी हुई है इनके बारे में, उनको थोड़ा सा एलोबरेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके बाद अगला जो इसकी कंट्रीब्यूशन है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखिए स्पेक्ट्रम बोहर ने वेल एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया था किसने, बोहर ने। ये भी थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज वेल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज वेल एक्सप्लेन्ड बाय बोहर, ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय बोहर। बोहर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये पहले तो हम जरा देखते हैं कि जरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है और ये बनता किस तरह से है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा इसको, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे ग्लास ट्यूब ले रहा हूं, दिस इज अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है। थोड़ा सा मैं इसको नीट बनाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि दिस इज अ ग्लास ट्यूब, होलो ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक वैक्यूम पंप लगाई हुई है, वैक्यूम पंप लगाई हुई है यहाँ पे, दिस इज अ वैक्यूम पंप, हियर इज अ वैक्यूम पंप, ठीक है। और ये वैक्यूम पंप का क्या काम करेगा बेटा, ये प्रेशर को मेंटेन करेगा, अंदर जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम करना है तो हम वैक्यूम पंप यूज करेंगे। मैं अभी लेवल भी करूंगा बाद में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देनी है, ठीक है, इसको भी और इसको भी। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, चूंकि डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हैं आप, इसमें डीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बैटरी होगा यहाँ पे, जो हम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, इसको जनरेटर भी हम कह सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है वो एनोड के तौर पे काम करेगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है उसको हम यहाँ पे नेगेटिव के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज एनोड, ठीक है, और दिस इज नोन एज कैथोड, ये कैथोड है,
अब थोड़ा सा मैं इसको एलिब्रेट कर रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आगे हमने स्पेक्ट्रम का टॉपिक भी पढ़ना है, तो वहां पे भी आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। तो ये पूरा जो है डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है, या सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब के साथ ये जो पूरा ओवरऑल एक्सपेरिमेंट की जो यहाँ पे डायग्राम है वो मैंने बना दिया। और दिस इज नोन एज वैक्यूम पंप। इसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूम पंप। ठीक है, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे। वैक्यूम पंप। अब क्या करना है, इस होलो ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या रखनी है? इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल करनी है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने क्या कहा, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है। अब जब हम इस बैटरी के जरिए क्या करेंगे? वोल्टेज अप्लाई करेंगे अबाउट 5000 टू 10,000 वोल्ट। कुछ किताबों में ये वैल्यू वेरी की हुई है, मतलब वेरी है, कुछ में कुछ और लिखी हुई है थोड़ी सा, किसी में 2000 से लेकर जो है 10,000 लिखी हुई है। तो ये वैल्यू कुछ जगहों पे वेरी है। बाहर आपने याद रखनी है 5000 टू 10,000 इज मोर रिलायबल। ठीक है, ये ज्यादा करीब है, ज्यादा लिटरेचर में ये मिलता है। तो 5000 टू 10,000 वोल्ट जब बैटरी करंट अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या देखा बेटा? इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से ना इंटेंस ब्लू कलर की जो है लाइट प्रोड्यूस हुआ। ये मैं सपोज कर रहा हूं कि ये ब्लू कलर की जो लाइट है, इसके अंदर से इंटेंस ब्लू लाइट क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। यहां पे देखिएगा, दिस इज द इंटेंस ब्लू लाइट। ठीक है, ब्लू लाइट क्या हुआ? ब्लू कलर का लाइट प्रोड्यूस हुआ। अब यहां से आगे मैं पॉइंट्स बनाता हूं, देखिए जरा। ये जो ब्लू कलर का जो लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, इसको जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास किया ना, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी किया, तो क्या देखा बेटा? यहां पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो स्पेक्ट्रम्स नजर आई, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम्स नजर आई, इन स्पेक्ट्रम्स को क्या कहा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहा बेटा? सिंपल, दे आर नोन एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम दिया, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा जी, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर ले, तो फॉर एग्जांपल ये स्पेक्ट्रम में शो कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ये जो स्पेक्ट्रम है वो मैं शो करने के लिए ड्रॉ किया है। तो फॉर एग्जांपल इस तरह की लाइन स्पेक्ट्रम्स आ गई। ठीक है, इस तरह की लाइन स्पेक्ट्रम आ गई, किसकी केस में? हाइड्रोजन की केस में। तो इन लाइंस को क्या कहा? इन लाइंस का नाम रखा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ये नाम रखा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस का नाम रखा। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है यहां से डिस्चार्ज ट्यूब से यहां पे क्या हुआ? प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बेसिकली बोहर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में मजीद डिटेल भी है कि मजीद फाइन लाइंस के ऊपर भी इसके ऊपर काम किया। ठीक है, जैसे कि लाइमन सीरीज है। ठीक है, इसके अलावा और भी सीरीज है, इसके अंदर 5 सीरीज है। लाइमन है, बाल्मर है, पेस्टन है, ब्रैकेट है, फ्रंट सीरीज है, और भी है, लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं, उसकी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर उसने बड़ा अच्छा काम तो किया, लेकिन इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ना, या ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी किया। तो ये जो लाइंस है ना बेटा, जो इंडिविजुअल लाइंस आपको नजर आ रही है, ये लाइंस मजीद फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट हुआ। मतलब ये एक लाइन जो है बहुत सारे सेवरल क्लोजली जो है स्पेस लाइन के अंदर क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। अब वो चीज बेसिकली बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पे एक और चीज भी मैं यहां पे पॉइंट की शक्ल में लिखता हूं, और वो ये है कि व्हेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इसको मैंने यहां पे एब्रिविएट किससे किया हुआ है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एमिशन हो रही थी। एमिशन स्पेक्ट्रम को क्या किया बेटा? जब स्टडी किया, इसको स्टडी किया, स्टडीड, इसको स्टडी किया, किसके जरिए बेटा स्टडी किया? हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से
जब इसको स्टडी किया तो ये जो लाइंस है वो लाइंस each lines further split into a fine lines, ठीक है। इनको स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। These are known as spectral lines, इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये क्यों हुआ ये बेसिकली बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका था। बहरहाल अच्छा कंट्रीब्यूशन इसका यह था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसने स्टडी किया था, ठीक है। इनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों प्रोड्यूस हुआ, किस तरह से हुआ, ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाइड्रोजन गैस ने क्यों ब्लू कलर का जो है यहाँ पे कलर प्रोड्यूस किया। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें और याद रखनी है। एक तो जो कलर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है ना, वो डिपेंड करती है अंदर गैस क्या है। आप हाइड्रोजन है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर आप नियोन करेंगे तो रेड होगा। तो हर गैस का अलग अलग जो है यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, जो पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रहा है ना वोल्टेज, उस वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है अंदर मौजूद प्रेशर ऑफ द गैस के ऊपर। इसकी गैस की क्या प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, लेंथ ऑफ द कैथोड, लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब है ना, उसकी लेंथ कितनी है उसी हिसाब से वोल्टेज की वैल्यू भी वेरी करती है। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, वैक्यूम पंप लगाने से ना बेटा यहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा लो किया गया था, ठीक है। लो प्रेशर पे स्टडी हुआ था बेसिकली ये पूरा फिनोमेना, लो प्रेशर पे, ठीक है। हाई प्रेशर पे क्योंकि डिस्चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुई, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए लो प्रेशर पे इसको स्टडी किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे एक फिनोमेना है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये एटम का ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको लाइन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में इसको समझाने के लिए। अब आप इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये E1 है, ये E2 है। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में मौजूद। चल मैं इसको E1 E2 करने के बजाय ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट करता हूँ, आसानी से समझ आएगा आपको, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। इधर देखिए, अब हुआ क्या, जब वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, एनर्जी गेन करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब चूंकि आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में उलट हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न होगी तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। ये जो एनर्जी होगी बेटा, इस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्या करना पड़ेगा, रिलीज करेगा। और यही एनर्जी हाइड्रोजन की केस में ब्लू कलर का लाइट था, ब्लू लाइट जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी। बेसिकली ये फोटोन है, ठीक है, और ब्लू लाइट के सूरत में यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हवाले से रदरफोर्ड की जो है कंट्रीब्यूशन थी बेटा। इसके बाद फर्दर ऑन आपकी बुक वालों ने एक और इसमें फिनोमेना एक्सप्लेन किया हुआ है और वो फिनोमेना है बेटा, दैट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। एक को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, एक को मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो ज़ीमैन इफेक्ट क्या है, इसके बाद अगला एक और है वो है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल मैं ज़ीमैन इफेक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अब ज़ीमैन इफेक्ट क्या कहता है, इधर देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन है, इस एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन को अगर हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप प्लेस करें, ठीक है, तो क्या होगा बेटा। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूं कि ये एक लाइन थी, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूं। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये आपको सिंगल जो है स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इसको प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से मौजूद है। अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करेंगे ना, तो ये जो ईच स्पेक्ट्रल लाइंस है ना बेटा, ये फर्दर फाइन लाइंस के अंदर क्या हुआ,
फर्दर फाइन लाइंस के अंदर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। इस तरह से क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के अंदर क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। ये जो स्प्लिटिंग है, इस फिनोमेना को कहते हैं इस जी-मैन इफेक्ट। इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, जी-मैन इफेक्ट। और अगेन बोहर जो है जी-मैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये बेसिकली आप लिख भी सकते हैं उसके अंदर, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से मजीद फाइन लाइंस में स्प्लिट हुआ। मैं आप इसको कह सकता हूं कि दिस इज क्या है बेटा, क्लोजली स्पेस्ड स्पेस लाइन, इसमें स्प्लिट हुआ। ये क्यों हुआ बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है बेटा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द splitting of spectral lines into a fine lines, या इसको हम क्या कहेंगे, फाइन लाइंस भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहेंगे, closely spaced lines when the atomic emission spectrum of hydrogen is placed in external magnetic field. Magnetic field is called Z-man effect. Z-man effect, ठीक है, Z-man effect, इसको हम क्या कहेंगे, जीमान इफेक्ट कहेंगे, ठीक है बेटा। और इसका अगला जो है वो स्टार्क इफेक्ट है, वो इसी तरह से ही है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। इसके बाद एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम शुरू करेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इसमें आज हमने थोड़ा सा जो ब्रीफ हिस्ट्री की जो कंटिन्यूएशन थी, कुछ चीजें रहती थी, उसको हमने यहाँ पे स्टडी किया। इसमें एक तो हमने एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखा, और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखा मैंने। हालांकि आपकी बुक के अंदर इस तरह से डायग्राम वगैरह सारे डिटेल में नहीं दिया हुआ, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके आपको करवा दिया है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके, ठीक है। और बाकी ये जी-मैन इफेक्ट को मैंने आपको समझा दिया। तो ये बेसिकली बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था, लेकिन ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। मतलब ये हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जब पास किया तो स्प्लिटिंग ऑफ फर्दर लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसी तरह से ये जी-मान इफेक्ट को भी स्टडी नहीं कर सका, ठीक है। और इन चीजों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम नंबर के अंदर, मजीद डिटेल में देखेंगे। स्पेशली जी-मान इफेक्ट को हम देखेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आप लोग लेक्चर को साथ साथ नोट्स भी बनाए अपने पास, ठीक है। बेहतरीन किस्म के आपके पास नोट्स भी बन जाएंगे बेटा। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि टॉपिक्स के अंदर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है तो वो भी साथ साथ स्टडी करूं। तो ये थारोली थ्रू आउट द सेशन हर लेक्चर को मैं कंप्लीट करके, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट असेसमेंट को भी मैं साथ साथ कवर करूंगा, और साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा। तो इसमें ये होगा कि बेटा आप अगर सही से इस लेक्चर को सुनेंगे और अपने पास नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह बेहतर होगी, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो फिर आप अपने कमेंट बॉक्स पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहां पे आपको आंसर करूंगा, ठीक है। और बाकी और कोई सजेशन भी है लेक्चर के हवाले से तो भी आप दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।